राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका हमारे एक नए YouTube वीडियो में। आज हम अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। चलो अध्ययन करते हैं। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा विभिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूल प्रारंभ किया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार इस आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिससे ये प्रमुख निम्नलिखित है। प्रमुख आंदोलन राजस्थान के सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो 44 सालों तक चला था। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह है कि यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। बिजोलिया, जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, द्वितीय चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 18 प्रकार की लागतें ली जाती थी, अतः किसानों के प्रतिनिधि नानाजी और ठाकरे पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौंरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चौंरी कर की लागतें माफ कर दी एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की कार्रवाई का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला।
किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मैनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा पथिक के नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई व बेगार पर रोक लगाई गई। अगला किसान आंदोलन देखिए साथियों। बूंदी का किसान आंदोलन। सन 1926 ईस्वी में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने 71 किसानों पर गोलियां चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अलवर किसान आंदोलन निमुचना। अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 ईस्वी में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने निमुचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। आगे देखिए साथियों। सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वासन करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह
गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने मनमानी लगान वर्दी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डुंडलो, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डुंडलो ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चंडावत ठाकुर ने लाठियों व भालों से प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस तरह 1947 में डाबड़ा में लगान, लालबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसे बंदूकें, तलवारें व भाले चलाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। जन आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिया आदि जनजातियों प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिण राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इसका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इसका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। सबसे पहले देखिए साथियों, भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन शुद्धी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। उसे भक्त आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन की गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एकी आंदोलन कहा जाता है। एकी आंदोलन की गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए। महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या तथा हरिदेव जोशी को भी जाता है। मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति एक वर्ग को अंग्रेजी शासन की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदार करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूल की जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में कमिश्नर ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष की आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी
उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्यापक बुराइयों, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व तो जनता को दिया गया एवं राजस्थान के विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कपूरचंद पारगी एवं जनमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल में महाराणा पर अंग्रेजों के संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। चौथा बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मग्गाराम वैद्य व लक्ष्मीदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल। अभिन हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने रड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के लोगों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। प्रमुख जननायक। गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच की पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संत सभा की स्थापना की। ये रहा साथियों गोविंद गुरु का चित्र। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने
आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चे बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर की आस्था रखने की बात कही। अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ। जयपुर में उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व भी सेठी को सौंपा गया। ये रचित अर्जुनलाल सेठी का साथियों। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघराने पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राचुंठिया नामक प्रसिद्ध छोटे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं सन 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये देखिए साथियों विजय सिंह पथिक का चित्र। सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं के बाद इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के गांव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 के दिन उनके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 ईस्वी में राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्ष तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इनकी मृत्यु हुई। कुंवर प्रताप सिंह ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। इन्होंने रासबिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तब इनके परिचित आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया।
और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता में आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए। राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों यहाँ से लापता हो गए। गोपाल सिंह इस्लामाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। धन्यवाद साथियों, जो आपने टाइम निकालकर इस कक्षा को देखा। यह आगामी जो भी भर्तियां आती है उनके लिए विशेष उपयोगी क्लास होगी हमारी। कल हम अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे।